गाइज आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी जेई के बारे में कि आरआरबी जेई के थ्रू आप कैसे जूनियर इंजीनियरिंग का पोस्ट प्राप्त कर सकते हो। क्लियर। आज का जो मेन टॉपिक है आरआरबी जेई, वो किसी यूजर या फिर की जो स्टूडेंट बोलिए उसके द्वारा कमेंट बॉक्स में, हमारे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट किया गया कि प्लीज सर इस पर आप एक वीडियो बनाइए, हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि आरआरबी जेई में कैसे एग्जाम को क्रैक करें, कैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। क्लियर। तो आज हम लोग उस यूजर का उस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जो स्टूडेंट हमारे वीडियो को अभी देख रहे हैं उनका भी अगर आरआरबी जेई का मेन मोटो होगा या फिर आसपास में कोई फ्रेंड होंगे या फिर किसी भी स्टूडेंट का आरआरबी जेई का मोटो होगा कि आरआरबी जेई को हमको क्वालिफाई करना है, क्रैक करना है, तो उसके लिए आज का ये जो वीडियो है बेनिफिटफुल होने वाला है, बेनिफिट देने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिए। आपका आरआरबी जेई के बारे में हर एक छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट के बारे में आपका यहाँ पे फोकस करेंगे कि आरआरबी जेई के एग्जाम को कैसे क्रैक करें, कैसे फोकस करें आरआरबी एग्जाम को, ताकि हमारा एग्जाम अच्छे तरीके से क्रैक हो, क्लियर, क्वालिफाई करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेन टॉपिक पे आते हैं कि आरआरबी जेई होता क्या है। तो आरआरबी का मतलब क्या होता है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है। क्लियर। और जेई का मतलब हो गया आपका जूनियर इंजीनियरिंग। मतलब एक जूनियर इंजीनियर का हम एक पोस्ट प्राप्त तो करेंगे, बट किसके अकॉर्डिंग? रेलवे बोर्ड के अकॉर्डिंग करेंगे। क्लियर। इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, इस एग्जाम को हम यहाँ पे क्रैक करेंगे, तब हम एक जूनियर इंजीनियर का पोस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले क्या हम लोग किस किस टॉपिक पे आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, किसके लिए? आरआरबी जेई के फॉर्म को फिलअप करने के लिए। इसके बाद आपका क्या क्या पोस्ट मिलता है हमको, यहाँ पे कौन कौन से पोस्ट होते हैं किसमें, आरआरबी जेई के थ्रू। इसके बाद आपका एज लिमिट कितना होना चाहिए। फोर्थ जो पॉइंट है मेन कि आपका सैलरी कितना से स्टार्ट होता है। इसके बाद आपका जो फिफ्थ पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो टेस्ट है, कितने प्रकार का टेस्ट होते हैं, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद है आपका कि यहाँ पे जो लास्ट टॉपिक मैंने आज का कि स्कोप है कि आरआरबी जेई में क्या क्या स्कोप है। एक इंजीनियर बन तो जाएंगे, बट इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, क्या क्या लॉस होते हैं, ठीक है। तो हर एक चीज के बारे में हम फोकस करेंगे इस लास्ट टॉपिक में, स्कोप वाले पे। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका आरआरबी जेई का जो मेन क्वालिफिकेशन है आपका, वो होना चाहिए सबसे पहले आपका डिप्लोमा। किसी ब्रांच से आप डिप्लोमा किए हो तो सबसे पहले आप डिप्लोमा का स्टूडेंट हो, तो आप यहाँ पे इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हो। क्लियर। एलिजिबल पर्सन हो आप किसके लिए? आरआरबी जेई के लिए। इसके बाद सेकेंड आपका जो आता है डिग्री, इसके बाद आता है डिग्री, ठीक है। इसका मतलब आप किसी भी टेक्निकल से ग्रेजुएशन किए हो, बीटेक या फिर बीई किए हो आप। क्लियर। इसके बाद क्या है आपका यहाँ पे कि आप बीसीए का स्टूडेंट हो तो भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आरआरबी जेई को फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। या फिर बीएससी किए हो नॉर्मल कंप्यूटर साइंस से आप, तो भी यहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो। इसके बाद आप यहाँ पे डोएक कंप्यूटर कोर्स होता है, डोएक, वो भी बी लेवल का कोर्स किए हो तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। किसके लिए? यहाँ पे आरआरबी जेई के लिए। क्लियर। इसके बाद अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री से नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप एलिजिबल हो किसके लिए? आरआरबी जेई के लिए। तो ये था आपका क्वालिफिकेशन की बात। क्लियर। अब यहाँ पे क्या क्या पोस्ट आते हैं, तो पोस्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो जो है आपका पोस्ट, वो सबसे पहले है आपका यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग का पोस्ट, जो कि सबसे ज्यादा पोस्ट जो आता है वैकेंसी जब निकलता है आरआरबी जेई का, तो जूनियर इंजीनियरिंग का पोस्ट होता है, ठीक है। उसमें आप क्या क्या उसके लिए एलिजिबल होना चाहिए डिग्री, सबसे पहले आपका डिप्लोमा होना चाहिए। क्लियर। इसके बाद आपका डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डिग्री, मतलब बीटेक या फिर बी। क्लियर। सेकेंड जो पोस्ट है आपका, वो है आपका डीएमएस का, ठीक है। इसमें भी ज्यादा वैकेंसी रहता है, इसके लिए आपको एलिजिबल होना चाहिए डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए, ठीक है। थर्ड जो पोस्ट है आपका, वो है आपका यहाँ पे जूनियर इंजीनियरिंग आईटी, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे अगर आप बीसीए का स्टूडेंट हो तो भी एलिजिबल हो, अगर बीएससी का स्टूडेंट हो कंप्यूटर साइंस से तो भी एलिजिबल हो,
क्लियर। या फिर आप डोए का स्टूडेंट हो, किसके, बी लेवल का, ठीक, बी लेवल से आप डोए किए हो तो भी आप एलिजिबल हो, किसके लिए, GIT के लिए। क्लियर। फोर्थ जो आपका पोस्ट है वो है आपका CMA, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे एलिजिबल होना चाहिए, किसके लिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए नॉर्मली आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री से। क्लियर। तो ये था हम लोग यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या क्या पोस्ट होते हैं। तो हर एक पोस्ट के लिए आप क्या हो कि कौन से आपको एलिजिबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि जूनियर इंजीनियरिंग का पोस्ट बनने जा रहे हैं, यहाँ पे JEE का जो वैकेंसी निकला है, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी निकलता है, ठीक है, पोस्ट जो होता है वो होता है आपका जूनियर का इंजीनियरिंग का, 12,000 से 13,000 के बीच में, ठीक है, सबसे ज्यादा इसी का पोस्ट होता है। इसके बाद आपका पोस्ट होता है DMS का, इसके बाद आपका JEIT का, इसके बाद CMA का। क्लियर। तो क्या था हम लोग यहाँ पे कि जूनियर इंजीनियरिंग के लिए, तो हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग आपका एलिजिबल क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन को और पोस्ट को यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप लोग को स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा। बाय द वे कुछ भी प्रॉब्लम हो, कोई सस्पेंस हो, ठीक है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिर अगला मोटो हुआ कि हम आपके जो सस्पेंस है, आपका जो कंफ्यूजन है, उसको हम यहाँ पे दूर कर सकें। इसके बाद आपका जो एज लिमिट है, थर्ड आपका आता है एज लिमिट है, ठीक है। एज जो लिमिट है आपका 18 से लेकर 33 तक, ठीक है, किसके लिए, आपका यहाँ पे जनरल कास्ट के लिए, ठीक है, जनरल वाले के लिए। बाकी तो जान रहे हैं OBC के लिए, ST/SC के लिए क्या होता है कि जो आपका 18 से 33 साल है तो उसमें 5 साल आप यहाँ पे जोड़िए, तो आपका क्या होता है कि हर गवर्नमेंट सेक्टर का जो जॉब होता है उसमें आपका सेम ही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्या एज, 18 साल से लेकर 33 साल तक, ठीक है। आप यहाँ पे जनरल कास्ट से बिलोंग कर रहे हो, अगर ST/SC हो तो 5 साल बढ़ा दीजिए, OBC है तो आप 3 साल बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से क्या है आपका यहाँ पे एलिजिबल हो, किसके लिए, यहाँ पे एज के लिए। इसके बाद आता है यहाँ पे सैलरी। तो जो सैलरी है आपका, वो जो स्टार्टिंग है आपका, जब ट्रेनिंग पीरियड होगा तो वहाँ पे अप्रोक्स 35,000 से स्टार्ट होता है, ठीक है, कितना से, 35,000 से स्टार्ट होगा सैलरी। इसके बाद आती है यहाँ पे टेस्ट का बात, ठीक है, कि जो आपका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट आपका कितने प्रकार का होता है। तो टेस्ट यहाँ पे आपका 2 प्रकार का होता है, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है। हर एक टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं और अच्छे से वीडियो को लास्ट तक देखिए, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत स्टूडेंट लोग ये करते हैं, ठीक है, बहुत सारे यूजर को देखते हैं और कमेंट करते हैं कि सर इस टॉपिक के बारे में बताइए। पूरा टॉपिक अगर आप देखते हो मेरे हर एक वीडियो का, तो हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। वो तो पूरा वीडियो को देखते नहीं, इसके बाद उसमें से क्वेश्चन राइज करते, तो प्लीज आप क्वेश्चन राइज करने से पहले पूरा वीडियो को देखिए, हर एक कॉन्सेप्ट उस टॉपिक से रिलेटेड मिलेगा आपको। इसके बावजूद भी तो अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो फिर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन, पोस्ट और एज लिमिट के बारे में जान चुके हैं, सैलरी के बारे में जान चुके हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे एग्जाम और टेस्ट के बारे में जो है क्लियर, कि कितने प्रकार का एग्जाम होता है। तो यहाँ पे जो आपका टेस्ट होता है, जो टेस्ट है वो आपका 2 टेस्ट होते हैं। क्लियर। कितने टेस्ट होते हैं आपका, 2 टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होता है आपका CBT 1 और एक जो टेस्ट होता है आपका CBT 2। क्लियर। CBT का मतलब हो गया, आपको यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, कंप्यूटर बेस टेस्ट। क्लियर है। CBT का मतलब जो भी आपका टेस्ट होगा, जो भी आपका एग्जाम होगा, दोनों एग्जाम CBT 1 CBT 2 2 एग्जाम होंगे, वो दोनों आपका किस प्रकार का होगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। क्लियर। और आपका हर एक एग्जाम ऑब्जेक्टिव होगा, ऐसा नहीं कि SSC के JEE का जो एग्जाम होता है, एक आपका थ्योरी होता है, एक आपका CBT होता है, CBT होता है, तो ऐसा एग्जाम यहाँ पे नहीं होगा, हर एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव होगा। क्लियर। ये जो आपका फर्स्ट एग्जाम है आपका CBT 1 और CBT 2, CBT 1 जो है, CBT 1 में आपका जो टाइम है आपका वो मिलेगा आपको 90 मिनट्स। कितना मिलेगा, 90 मिनट्स मिलेंगे। जो टोटल क्वेश्चन होंगे आपका वो रहते हैं 100 नंबर। क्लियर। और जो टोटल मार्क्स होगा आपका वो रहेगा आपका 100 मार्क्स का।
यानी ईच क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। इसके बाद CBT2 में जब हम लोग आते हैं तो आपका इसमें जो टाइम ड्यूरेशन होगा आपका ये रहता है आपका 2 घंटे का, ठीक है। आपका टोटल क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पे 200 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल जो मार्क्स रहेगा आपका वो 200 मार्क्स रहेगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे तो ये सब क्या था आपका, यहाँ पे दोनों में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। तो ये आपका यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है, टोटल क्वेश्चन कितना पूछता है और टोटल आपका मार्क्स कितना होता है इसके बारे में। अब हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं, किस किस सब्जेक्ट से पूछता है आपका CBT1 में, CBT2 में। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं टॉपिक या फिर सब्जेक्ट, ठीक है, किसके लिए, CBT1 के लिए। तो सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है आपका CBT1 में वो पूछता है आपका मैथ, ठीक है। कितने नंबर का, 30 नंबर का, 30 मार्क्स का आपका यहाँ पे पूछता है मैथमेटिक्स से। इसके बाद आपका यहाँ पे आता है रीजनिंग, वो पूछता है आपका 25 मार्क्स का, क्लियर। थर्ड जो है आपका यहाँ पे वो पूछता है, शॉर्ट में लिखते हैं GA, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का नाम सुनेंगे आप लोग, ठीक है। वो पूछता है आपका 15 नंबर का, 15 मार्क्स का। जो फोर्थ है आपका वो पूछता है आपका यहाँ पे जनरल साइंस, ठीक है, GS, वो पूछता है आपका यहाँ पे 30 मार्क्स का, क्लियर। तो टोटल कितना हो रहा है आपका 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का, क्लियर। तो ये आपका क्या है CBT1 का आपका यहाँ पे सिलेबस है, क्लियर। जो आपका CBT2 है उसमें आपका जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पूछता है आपका यहाँ पे GA, ठीक है, जो जनरल अवेयरनेस है वो पूछता है आपका 15 नंबर का, सेम टू सेम जैसा आपका CBT1 में होता है 15 मार्क्स का। सेकेंड जो है आपका वो पूछता है आपका यहाँ पे रीजनिंग, ये पूछता है आपका यहाँ पे 15 नंबर का। थर्ड जो है आपका यहाँ पे, इसके बाद कंप्यूटर, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक, कंप्यूटर जो एप्लीकेशन है, ठीक है, ये पूछता है आपका कितने नंबर का, यहाँ पे ये पूछता है आपका 10 नंबर का, ठीक है। जो फोर्थ है आपका कंप्यूटर के बाद है एक नया टॉपिक है आपका इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन, ठीक है, ये पूछता है आपका यहाँ पे 10 नंबर का, क्लियर। 15 15 30 और कितना हो गया ये 20 50, सॉरी यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चन होता है वो पूछता है 150 नंबर का, सॉरी, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया आपका जो पांचवा है वो आपका पूछता है टेक्निकल, ठीक है, यानी ब्रांच पेपर से, वो पूछता है 100 नंबर का, ठीक है। तो टोटल हो गया आपका 150। टाइमिंग मिलेगा कितना आपको 2 घंटे का, यानी 120 मिनट का। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन क्या रहता है आपको सॉल्व करना रहता है, क्लियर। तो ये हो गया आपका एग्जाम की बात, क्लियर। यहाँ पे क्या है कि मैथमेटिक्स पूछता है, इसके बाद किसमें CBT1 में, इसके बाद रीजनिंग पूछेगा, फिर GK पूछेगा, सॉरी GA पूछेगा, जनरल अवेयरनेस, इसके बाद GS पूछता है 30 नंबर का। इसके बाद क्या है कि आपका जब CBT1 जब निकल जाता है तो आप जब आप मेंस का यानी प्री और मेंस इसको बोल सकते हो, तो जब आप CBT2 का यानी मेंस का जब एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो फिर से आपको जनरल अवेयरनेस, ठीक, इसके बाद रीजनिंग, इसके बाद कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर पूछता है, ठीक है। इसके बाद उसमें 10 नंबर का पूछता है, फिर इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन, ठीक, एक थोड़ा नया टॉपिक है, क्लियर। तो इसके बारे में यहाँ पे क्या है 10 नंबर का पूछता है। इसके बाद आपका टेक्निकल यानी जिस ब्रांच से बिलोंग कर रहे हो वो आपका टेक्निकल जो पेपर है, ठीक है, ब्रांच पेपर, उससे आपका यहाँ पे 100 नंबर का पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव, क्लियर। तो SSC JEE के कंपेयर में ये थोड़ा सा इजी होता है एग्जाम को निकालना इसका,
क्लियर। क्या वहाँ पे थोड़ा एक थ्योरी एग्जाम के लिए फोकस कीजिए, टेक्निकल तो 100 नंबर का पूछता है आपका, किसमें प्री एग्जाम ही पूछ देता है, यहाँ पे वही प्री एग्जाम को न पूछ कर यहाँ पे आपका मेंस में पूछ रहा है, तो आपका एक एग्जाम था सीसी जैसे थोड़ा कम टफ होता है। क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट की बात किए कि हम लोग यहाँ पे क्या क्या टेस्ट को हम लोग यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे, कितने प्रकार का सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, कितने नंबर का हर एक सब्जेक्ट पूछा जाता है, तो ये आपका यहाँ पे क्या है आपका टेस्ट के बारे में। क्लियर। अब जानते हैं हम लोग यहाँ पे कि स्कोप के बारे में। क्लियर। देखिए तो जैसा आपका यहाँ पे नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट मिलेगा। क्लियर। इसके बाद आपका रैंकिंग यहाँ पे है कि कितना कट ऑफ जा रहा है किसके अकॉर्डिंग, तो हर चीज यहाँ पे क्या होता है किसे रिक्वायरमेंट होते हैं, हर एक चीज को देखा जाता है, इसके बाद आपका क्या होता है कि यहाँ पे पोस्ट मिलता है। क्लियर। बात है यहाँ पे स्कोप का, तो स्कोप यहाँ पे एसएससी जेईई के जैसा है, उसी तरह आपका आरबी जेईई के थ्रू भी आप जब इंजीनियर बनोगे तो वहां भी स्कोप अच्छा है। क्लियर। आप यहाँ पे क्या है कि एसएससी जेईई में जब आप यहाँ पे जब एई बनोगे, सबसे पहले आपका जो पोस्ट मिलेगा किसी भी एग्जाम को जब क्वालिफाई करो जेईई के लिए, तो जूनियर इंजीनियर का पोस्ट मिलता है। यही बनने के लिए एसएससी में क्या होता है कि सबसे पहले आप यहाँ पे ज्वाइन कर लिए हो तो आप का रैंक क्या है, इसके बाद आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग डेट क्या है, तो हर एक चीज को देख मतलब पूरा जो सीनियरिटी होता है, सीनियर को देखते हुए आपका एई का पोस्ट आपका मिल सकता है, बहुत जल्दी मिल जाता है। ठीक है, जैसे जैसे सीनियर बनते जाते हो। बट यहाँ पे आपको जब यही बनने के लिए आपको एक एग्जाम बीच में होता है, उसको क्वालिफाई करना रहता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये सीसी करके इसके बाद उस एग्जाम को क्वालिफाई करते हो, इसके बाद आप यहाँ पे क्या करते हो कि आप यही बन पाओगे। ठीक है, तो आपका जब आरआरबी के थ्रू जब जेई बन रहे हो यहाँ पे, तो थोड़ा यही बनना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। क्लियर। इसके बाद क्या है कि आरआरबी में अकॉर्डिंग जब आप यहाँ पे जेई बन रहे हो तो इसमें क्या है कि आपका जो जॉब होता है, ठीक, बहुत ही थोड़ा रिक्सी होता है, बहुत ही आपका सिंसियरफुल होता है कि पूरा आपका जॉब के प्रति पूरा सिंसियर रहना पड़ेगा। वैसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब लग गया हमको यहाँ पे तो मौज मस्ती कर रहे हैं। इसका यहाँ पे क्या होता है कि जो टाइम का ड्यूटी का जो आवर होता है वो आपका जेई के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हार्ड होता है। तो ये सब बहुत सारे यहाँ पे कुछ लॉस है, कुछ बेनिफिट भी है। क्लियर। बट क्या है कि आपको यहाँ पे मेन मोटो क्या है कि आरआरबी जेई के थ्रू निकालना है, तो आरआरबी जेई के थ्रू यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे अगर मोटो है तो आराम से अच्छे तरीके से निकालिए। एसएससी जेई के थ्रू के कंपेयर में इसका एग्जाम थोड़ा इजी पूछता है, आराम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। क्लियर। तो एक बात बता रहे हैं कि जिस स्टूडेंट का अगर मोटो है कि हमको यहाँ पे आरआरबी जेई के एग्जाम को ही क्रैक करना है, क्लियर, अदरवाइज कुछ एग्जाम को क्रैक नहीं करना है, तो एडवांटेज डिसएडवांटेज को माइंड मत कीजिए और आराम से आप आरआरबी जेई का एग्जाम को क्रैक कीजिए, क्वालिफाई कीजिए, अच्छे पोस्ट को लीजिए। या तो आप जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट उसको लीजिए, या फिर डीएमएस का जो पोस्ट होता है उसको आप लीजिए। ठीक है, एक अच्छा पोस्ट है और अच्छा सैलरी भी मिलता है उसमें। क्लियर। और आपका जो एलिजिबिलिटी है आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री, तो आराम से तो आपका डिप्लोमा या फिर डिग्री का स्टूडेंट एलिजिबल है तो आराम से ले सकते हैं। क्लियर। तो ये सब बातों को ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पे मोटो क्या है, तो अपना मोटो से प्लीज हटिए मत और आराम से अपना फोकस कीजिए। ये आपका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन था टेस्ट के लिए। क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, पोस्ट क्या होना चाहिए, एज क्या होना चाहिए, सैलरी कितना मिलता है, ठीक है, टेस्ट क्या होता है। हाँ, एक बात और कि अगर आपका मान लीजिए आपका CBT 1 निकल जाता है, CBT 2 का एग्जाम आप क्रैक कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, इसके बाद क्या होता है कि आपका जो फोर्थ है आपका, ठीक है, स्टेप टेस्ट होने के बाद, इसके बाद आपका यहाँ पे टेस्ट जब आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका जो डॉक्यूमेंट है, क्या आपका डॉक्यूमेंट जो है वो वेरिफिकेशन होता है। क्लियर। इसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मेडिकल होता है। अगर आप टेस्ट भी आपका CBT 1 को क्वालिफाई कर लेते हो अच्छा रैंक से, CBT 2 को भी क्वालिफाई कर लेते हो, तब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, कि आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं हर एक चीज का। इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आप निकल जाते हो, मेडिकल टेस्ट में भी आप अच्छे तरीके से निकल जाते हो। ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पे आराम से फिर ज्वाइनिंग लेटर आएगा, फिर आप ज्वाइन कर सकते हो। क्लियर। तो ये सब आपका स्टेप मेन है। क्लियर। तो ये सब आप लोग का एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन था, हर एक क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, कैसे एग्जाम को क्रैक करें। आई होप आज का क्लास, आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर भी बाय द वे अगर कुछ डाउट, कोई सस्पेंस हो आरआरबी जेईई को लेकर तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और फिर हमारा कोशिश रहेगा कि आपका जो कमेंट है उस कमेंट पे एक वीडियो बनाकर आप
के सामने प्रोवाइड करें, रिप्रेजेंट कर सके हम। क्लियर? तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर इस टाइप का अगर वीडियो आप चाहते हो, ठीक है। या फिर डिप्लोमा से रिलेटेड, या फिर डिप्लोमा के बाद क्या करें, डिप्लोमा सेमेस्टर में कैसे एग्जाम, किसी भी डिप्लोमा से रिलेटेड आप किसी भी चीज़ को, या फिर जॉब से रिलेटेड, वो गवर्नमेंट जॉब से, वो भी डिप्लोमा का भी स्टूडेंट हो और उससे रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन चाहते हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अच्छे से अच्छे वीडियो जो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। क्लियर? तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को बेटर लगा होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, गुड बाय।